अनदर वीडियो। सो ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको जो इंजीनियरिंग एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। सो वो मैंने आपको 23 क्वेश्चन दिए एंड उन 23 क्वेश्चन का वन शॉर्ट वीडियो लेके आ गया हूँ विथ एग्जाम्पल एंड बहुत प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना के लेके आया हूँ मैं आपके लिए। एंड मैं आपको बहुत इजी और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो जिन भी ब्रांच का 15 तारीख को एग्ज़ाम है, मतलब 15 जुलाई को जिनका भी ई-ट्रिपल का एग्ज़ाम है, ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखिएगा एंड ये बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ एंड एक एक स्टेप पे बात करूंगा और एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आप जो आपका पहला टॉपिक है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, सो इसको समझते हैं क्या होता है। तो देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, सो रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज से कंटिन्यूसली मिलती रहती है और ख़त्म नहीं होती। ये रिसोर्सेज नेचुरली जनरेट होते हैं, लाइक जैसे अपना पेड़ पौधे हो गए, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते रहते हैं। अगर अपन नहीं भी लगाएंगे ना तो इनमें फल आते रहेंगे और इनका छोटे छोटे सा जो बीन्स होंगे वो अलग अलग जगह फैल के ये बनते रहते हैं। ठीक है, सो ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। जैसे अपना सोलर एनर्जी हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, बायोमास हो गया एंड पृथ्वी के अंदर की गर्मी हो गई। ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इनको जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ये खुद जनरेट होती है। ठीक है, फिर टाइप एंड एग्जांपल्स। तो सबसे पहला आता है टाइप हमारा क्या, सोलर एनर्जी। सो सोलर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो सन की रोशनी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, लाइक सोलर पैनल से। ये तो इसलिए इसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। एंड विंड एनर्जी का मतलब हवा की गति से टरबाइंस घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, सो इसलिए विंड एनर्जी का भी यूज़ है। एंड हाइड्रो एनर्जी, डैम्स बना के पानी गिराया जाता है और जो टरबाइन चलता है तो उनसे क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों चीज़ें तो आप फेमिलियर होंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी। फिर बात आती है बायोमास एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। सो जो बायोमास एनर्जी होती है ये बताता है कि जो वेस्ट, गोबर या ऑर्गेनिक कचरा है या डाइजेस्ट कर के बायोगैस और इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। जैसे गोबर या ऑर्गेनिक कचरा होता है तो अपने गड्ढे पे डाल देते हैं, फिर एक बायोगैस और इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं भाई इससे, या ये अपने खेती पे भी यूज होता है। जियोथर्मल एनर्जी, जमीन के अंदर की हीट से स्टीम बनती है और टरबाइन चला के अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। फर्स्ट इज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी एंड बायोमास एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। सो अब इनके एडवांटेज पे बात करते हैं। सो देयर आर 4 एडवांटेज। पॉपुलेशन बहुत कम होता है, लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होता है, रूरल एरियाज में भी इंस्टॉल हो सकती है, फॉसिल फॉइल पे भी डिपेंडेंसी कम होती है। ठीक है, एंड डिसएडवांटेज पे बात करेंगे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, लाइक जैसे सोलर पैनल्स या विंड टर्बाइंस लेने के लिए। वेदर डिपेंडेंट होती, जैसे सोलर तभी चलेगा जब धूप निकलेगी और विंड टर्बाइन तभी यूज होंगे जब हवा चलेगी। तो एनर्जी स्टोरेज का प्रॉब्लम, बैटरीज कॉस्टली होती है। एप्लीकेशन क्या है, घर और बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सोलर वाटर हीटर्स और विंड मिल्स से इलेक्ट्रिसिटी ग्राइड का पावर, विलेज लेवल पे बायोगैस फॉर कुकिंग, इंडस्ट्री हीटिंग, जियोथर्मल। तो ये इसका पहला जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका मैंने आपको बताया, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक, सो फिर बात करते हैं आप नॉन रिन्यूएबल की। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिससे जो लिमिटेड क्वांटिटी में होती है, एक बार खत्म हो गई तो दोबारा नहीं बनेगी, इसमें बनाने के लिए लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो देखो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में सिर्फ एक चीज का फर्क है, जो रिन्यूएबल है वो कभी खत्म नहीं होती और जो नॉन रिन्यूएबल है वो खत्म हो जाती है और उसको बनाने में लाखों साल लग जाते हैं। जैसे एग्जांपल, कोल है, पेट्रोलियम है, कार्ड ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है और न्यूक्लियर फ्यूल्स है। ठीक है, अब इनके बात करते हैं एग्जाम्पल पे, टाइप्स एंड एग्जाम्पल। सो कोल सबसे ज़्यादा यूज होता है पावर प्लांट में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोयला यूज किया जाता है। पेट्रोलियम अपनी गाड़ी चलाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेचुरल गैस कुकिंग के लिए यूज की जाती है, हीटिंग और पावर जनरेशन में यूज होती है। न्यूक्लियर एनर्जी, यूरेनियम को फिशन प्रोसेस में तोड़ के हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है भाई।
तो ये 4 पॉइंट, पहला कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और नेचुरल एनर्जी। अब एडवांटेज की बात करते हैं तो पावर जनरेशन बहुत बहुत इफिशियंट होती है, ये वेदर इंडिपेंडेंट होता है, कंटिन्यूसली सप्लाई मिल जाती है, वेदर इंडिपेंडेंट होता है, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स रेडी है लाइक पावर प्लांट एंड पाइपलाइंस। अब डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, CO2 ग्रीन हाउस गैसेस होती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है और ऑयल स्पिल्स और मिनिमाइजिंग से एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, न्यूक्लियर वेस्ट हैंडल करना होता है, डेंजरस होता है। सो बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज हैं। एंड इसके एप्लीकेशन पे बात करेंगे तो सबसे पहला एप्लीकेशन है थर्मल पावर स्टेशन, लाइक कोयला, कोल लिखा, कोल और गैस से इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल मतलब पेट्रोल और डीजल से चलाने वाले होते हैं, और डोमेस्टिक LPG गैस ये अपने घर पे खाना पीना बनाने के लिए यूज होती है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। सो आई होप इतना सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक। अब बात करते हैं कॉन्वोल्यूशनल एंड नॉन कॉन्वोल्यूशनल एनर्जी। सो ये दोनों रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कॉन्वोल्यूशनल एंड नॉन कॉन्वोल्यूशनल, ये कभी कभार इंपॉर्टेंट डिफरेंस में भी पूछ दिया जाता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही लिख के आता है एक्सप्लेन रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, बट कभी कभार ये डिफरेंस में भी पूछ लेते हैं। तो कॉन्वोल्यूशनल एनर्जी क्या होता है, सो डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये वो एनर्जी सोर्स है जो बहुत पुरानी परंपरा से यूज होता आ रहा है, इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम से ही हेवीली हो रहा है, ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो कॉन्वोल्यूशनल एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो बहुत पुरानी परंपरा से यूज होता है, इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम होता है, रिवोल्यूशन के टाइम ही होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए से नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं, ठीक है। लाइक अब एग्जांपल क्या, कोयला। सो कोल भी बोलते हैं एंड कोयला भी, दोनों भी लिखा मैंने, ठीक। सो कोल क्या है, ये सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एनर्जी है, आपको भी पता। पेट्रोलियम, डीजल पेट्रोल व्हीकल और इंडस्ट्रीज में यूज होता है, नेचुरल गैस डोमेस्टिक कुकिंग और पावर प्लांट में यूज होता है। लार्ज हाइड्रो पावर, बड़े डैम्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जैसे आपने देखा कि जहाँ से बड़े बड़े डैम्स होते हैं उनमें अपन टर्बाइंस लगा देते हो, टर्बाइंस अपना जनरेट मतलब घूमता है, तो आपको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। फिर बात आती है एडवांटेज, ईजिली सो देखो, आई होप अब क्लियर होगा। एडवांटेज क्या है, इजीली अवेलेबल होता है, मैच्योर टेक्नोलॉजी है, पावर प्लांट ETC, पावर जनरेशन कंटिन्यूस होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, लाइक CO2 SO2, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होती, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है गाइस, पॉल्यूशन, ठीक है ना, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, लाइक CO2 SO2 और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज बढ़ता रहता है, और लिमिटेड रिजर्व है, एक दिन खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। माइनिंग और ड्रिलिंग से एनवायरनमेंट डैमेज होता है, आपको पता ही है। एंड नॉन कॉन्वोल्यूशनल एनर्जी, अपरंपरागित ऊर्जा, ठीक है। ये एनर्जी सोर्स रिसेंटली डेवलप किए गए हैं या जिन्हें अब लार्ज स्केल पे एक्सप्लोर किया जा रहा है, ये ज़्यादातर रिन्यूएबल होते हैं, मतलब बार बार मिलते रहेंगे, ठीक है। देखो ये अपरंपरागित होते हैं और वो परंपरागत होते हैं, ठीक है। थोड़ा समझना, थोड़ा बहुत ज़्यादा हिंदी लिख दी क्या मैंने। सो अब बात करते हैं में क्या था, सोलर एनर्जी, सन की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी या हीट बना सकते हैं भाई, सोलर पैनल का यूज करके। विंड एनर्जी, हवा से टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, पता है आपको। टाइडल एनर्जी, समुद्र के टाइड से, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी, जमीन के अंदर की गर्मी से स्टीम बना के इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। बायोमास, गोबर खेत का वेस्ट से ETC से बायोगैस एंड पावर बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। एडवांटेज क्या है इसके, देखो पॉल्यूशन फ्री या बहुत कम होता है, रिन्यूएबल है, अनलिमिटेड रहेगा अपने पास, फ्यूचर जनरेशन के लिए सेफ है, ठीक है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। सो इनिशियल कॉस्ट हाई होती है सोलर पैनल और विंड टर्बाइन खरीदने के लिए। वेदर डिपेंडेंट होती है, जैसे सोलर में धूप ही चलेगा, अगर धूप नहीं निकली तो चार्ज नहीं होगा। एनर्जी स्टोरेज, बैटरी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉसिल फ्यूल की। सो ये थर्ड क्वेश्चन होने वाला अपना, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक का है।
सो देखो फॉसिल फॉइल क्या होता है, डेफिनेशन। फॉसिल फॉइल वो एनर्जी रिसोर्स है जो मिलियंस ऑफ ईयर तक जमीन के अंदर हाई प्रिजर्व और टेम्परेचर में डेड प्लांट्स और एनिमल्स से बने होते हैं। सो देखो जो फॉसिल फॉइल्स वो एनर्जी होती है जो मिलियन ऑफ ईयर मतलब बहुत सारे ईयर तक जमीन में दबी रहती है एंड हाई प्रेशर और टेम्परेचर से डेड प्लांट्स और एनिमल्स से बने होते हैं ये, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या है, टाइप क्या है, तो देखो कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। तो देखो कोल में क्या कार्बन रिच सॉलिड फ्यूल होता है, थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है, ब्लैक और ब्राउन कोल वेराइटीज होती है। पेट्रोलियम कर्ड ऑयल कहलाता है, लिक्विड फ्यूल रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी मिलता है। नेचुरल गैस मीथेन मेजर कॉन्सिस्टेंस होती है, कुकिंग गैस और पावर प्लांट में यूज होती है। एडवांटेज क्या, बहुत ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी होती है, लाइक कम वॉल्यूम में ज़्यादा एनर्जी। पावर जनरेशन रिलायबल होता है 24/7। डिसएडवांटेज क्या है, CO2 और ग्रीन हाउस गैस से ग्लोबल वार्मिंग होती है, माइनिंग से लैंड डिग्रेड होती है, ऑयल स्पिल्स से मरीन लाइफ खत्म होती है, नॉन रिन्यूएबल एक दिन खत्म हो जाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि फॉसिल फॉइल का मेनली काम होता है क्या। अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जो आज की नीड को पूरा करे बिना फ्यूचर जनरेशन की नीड को कॉम्प्रोमाइज किए। सो सस्टेनेबल जनरेशन, सो अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो आज की नीड को पूरा करता है बिना फ्यूचर जनरेशन की नीड को कॉम्प्रोमाइज किए। सो मेन कंपोनेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ में मेंटेन करना और सोशल इक्विटी, सामाजिक सामाजिक नब्य, ठीक है। तो सोशल इक्विटी होती है एंड इसके एग्जांपल क्या है, सोलर और विंड का यूज बढ़ाना है, वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन एंड रिसाइकिल एंड रीयूज पॉलिसीज, ग्रीन बिल्डिंग्स। So these are the example of sustainable development. And now the what is the important सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो फर्स्ट इज एनवायरनमेंट डिग्रेड नहीं होगा, रिसोर्स फ्यूचर में भी अवेलेबल होंगे और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो आई होप ये चार टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाए हैं, आपको समझ में आए। सो फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज एनर्जी एंड एनर्जी सिनेरियो। व्हाट इज एनर्जी, सो एनर्जी का मतलब है किसी भी काम को करने की क्षमता, मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क। सो इसका फॉर्म ऑफ एनर्जी, देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, थर्मल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इट, सो जूल। सो जूल इट इज डिनोटेड बाय J एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए किलो वाट पर आवर यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए किलो वाट पर आवर यूज होता है। एंड व्हाट इज एनर्जी सिनेरियो, सो इंडिया में एनर्जी सिनेरियो क्या है, कोल बेस्ड पावर, 55% इलेक्ट्रिसिटी आज भी कोल से बनती है, समझना भाई, 55% आज भी इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है। रिन्यूएबल 30% शेयर बढ़ गया है सोलर एनर्जी और विंड का। एंड पेट्रोलियम डीजल डिमांड रैपिडली ग्रो ड्यू टू व्हीकल्स, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, सो बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल की डिमांड हो गई। अब वर्ल्ड में बात करते हैं, अभी तो इंडिया में बात की है एंड वर्ल्ड में बात करते हैं। तो जो फॉसल फ्यूल स्टिल डोमिनेट है, ये कोल, ऑयल, गैस ये डोमिनेट कर रहे हैं। रिन्यूएबल फास्ट हो रहा है, फास्ट ग्रो कर रहे हैं पेरिस क्लाइमेट गोल्स अचीव करने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो ना, पेरिस क्लाइमेट गोल्स अचीव करने के लिए रिन्यूएबल फास्ट ग्रो कर रहे हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। एंड सिक्स इज इकोसिस्टम एंड फंक्शन। सो इकोसिस्टम क्या होता है, सो इकोसिस्टम का मतलब होता है कि लिविंग और नॉन लिविंग लाइक प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स, और नॉन लिविंग में आ गया सॉइल, वाटर, एयर एलिमेंट को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो हमारा इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम मतलब लिविंग और नॉन लिविंग, ये दोनों एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होते हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। सो एग्जांपल क्या, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, लाइक फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, हमारा ट्री आ जाते हैं, एनिमल आ जाता है, रिवर आ जाता है, सॉइल आ जाता है, सब मिलके सिस्टम बनाते हैं। एंड पॉन्ड इकोसिस्टम, पानी, फिश, प्लांट्स, बैक्टीरिया, दीज आर द एग्जांपल। फंक्शन ऑफ सिस्टम, सो देखो प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सो देयर आर फोर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। सो प्रोडक्टिविटी, सो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं। ये तो भाई अपन ने 5th क्लास से ही साइंस में पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का यूज करके फूड बनाते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन, डेड प्लांट और एनिमल
वापस सॉइल में चले जाते हैं। ये भी अपन को पता है कि जो हमारे डेड प्लांट्स और एनिमल होते हैं उनको डिकम्पोज किया जाता है, मतलब बैक्टीरिया और फंगाई लग जाती है, तो उन्हें हम न्यूट्रिएंट वापस सॉइल में दबा देते हैं। ठीक है, एनर्जी फ्लो क्या होता है, सन से प्लांट में जाता है, प्लांट से हर्बिवोरस में जाता है, हर्बिवोरस, कार्निवोरस एंड डिकम्पोजर्स। सो हर्बिवोरस, कार्निवोरस ये सब आपने पढ़े ही हुए हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल सब वापस में इन्वायरमेंट में आता है, लाइक वैसे ही न्यूट्रिएंट साइकिल होता है। सो हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ इकोसिस्टम। सो टाइप ऑफ इकोसिस्टम, सो फर्स्ट है नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसका टेरेस्ट्रियल, फॉरेस्ट, डिजर्ट एंड ग्रासलैंड, एक्वेटिक, पॉन्ड, लेक, रिवर, सी, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है। एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये होते हैं ह्यूमन मेड सिस्टम। एग्जांपल क्रॉप्स हो गया, फील्ड्स हो गया, आपका जो एग्रीकल्चर है खेती, एक्वेरियम हो गया और अर्बन पार्क्स हो गए। सो ये सारी चीज़ें होती हैं आपका टाइप ऑफ इकोसिस्टम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फूड चेन एंड फूड वेब। सो फूड वेब, फूड चेन क्या होता है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। सो फूड चेन जो होता है सिंपल लीनियर पाथ जिसमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ये लेवल्स होते हैं, प्रोसीजर होता है, प्लांट होता है, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बिवोरस होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर अपना कार्निवोरस होता है, टर्टरी कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, ये इसके लेवल होते हैं। मतलब प्रोसीजर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्टरी कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ठीक है, नाउ एग्जांपल ग्रास से हमने बनाया, रैबिट ग्रास को खाएगा रैबिट, रैबिट को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा वर्म एंड इसको बैक्टीरिया। लिमिटेशन क्या है, अगर एक लेवल डिस्टर्ब हो जाए तो चेन टूट जाती है। सो ये आप समझ सकते हो कि अगर एक भी चेन इसकी टूटी तो पूरा लेवल टूट जाएगा। व्हाट इज फूड वेब, जब मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स एक इकोसिस्टम में होती हैं उसे फूड वेब कहते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, अगर एक ऑर्गेनिज्म कम हो जाए तो दूसरा अल्टरनेट फूड ले सकता है। बट इन केस ऑफ फूड चेन अगर एक लेवल डिस्टर्ब हो जाता है तो चेन टूट जाती है, और इसमें अगर एक ऑर्गेनिज्म कम हो जाए तो अल्टरनेट फूड ले सकते हैं। एग्जाम्पल पॉन्ड में फिश भी कहती है और इंसेक्ट भी रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। सो व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, सो डेफिनेशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, नंबर, बायोमास या एनर्जी को दिखाता है। सो ये 3 टाइप का होता है। पिरामिड नंबर, सो ये कितने ऑर्गेनिज्म एक लेवल पर हैं, ग्रासलैंड में अपराइट, ज़्यादा ग्रास, कम लॉइन, ये सब। सो पिरामिड ऑफ नंबर। फिर आता है पिरामिड ऑफ बायोमास, सो टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एक लेवल पर होते हैं। फॉरेस्ट में अपराइट होता है, पॉन्ड में इन्वर्टेड अलग, अगले बायोमास कम, फिश बायोमास ज़्यादा होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, सो एनर्जी फ्लो को दिखाता है, हमेशा अपराइट होता है क्योंकि हर लेवल पे 90% एनर्जी हीट में लॉस हो जाती है। आई थिंक इतना क्लियर होगा। तो फिर नेक्स्ट है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन साइकिल। सो नाइट्रोजन साइकिल, सो N2 फिक्शन, सो बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रिफिकेशन NH3 से NO2 नेगेटिव से NO2 नेगेटिव बाय बैक्टीरियम। एसिमिलेशन आता है, सो एसिमिलेशन में क्या होता है कि प्लांट NO3 नेगेटिव लेकर प्रोटीन्स बनाते हैं। फिर एनिमल्स आते हैं, सो प्लांट खाकर प्रोटीन्स लेते हैं। अमोनोफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, इट मीन्स डेड ऑर्गेनिज्म से NH3, फिर बैक्टीरिया वापस N2 एटमॉस्फेयर में भेजे जाते हैं। लाइक ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती है। तो इसमें N2 फिक्शन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन एनिमल और एनोमिनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होता है। अब आता है ऑक्सीजन साइकिल। सो प्लांट फोटोसिंथेसिस में O2 रिलीज करते हैं, एनिमल रेस्पायरेशन में O2 कंज्यूम करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। कंजप्शन में भी O2 लेता है, ऑक्सीजन मेंटेन रहती है। ठीक है, अब आता है 11th नंबर पे बायोडाइवर्सिटी। सो डेफिनेशन, वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ जिसमें जेन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम सब इंक्लूड होते हैं। इसके टाइप कितने होते हैं, देयर आर 3 टाइप, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सो एक एक को जानते हैं। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होता है ये एक ही स्पीसीज में जेन्स का डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस। स्पीसीज डाइवर्सिटी, कितनी अलग अलग स्पीसीज है, अमेज़न में ज़्यादा स्पीसीज। ठीक है,
इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, सो फॉरेस्ट, डिजर्ट, कोरल रिफ्स और डिफरेंट इकोसिस्टम। इसके इंपॉर्टेंस क्या है? सो देखो, मेडिसिन, फूड रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कल्चरल वैल्यू, होली प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब चीज़ें। सो आई होप आपको बायोडाइवर्सिटी भी समझ में आएगा। फिर आता है इन स्यूट एंड एक्स स्यूट कन्वर्जन। सो इन स्यूट एंड एक्स स्यूट कन्वर्जन जो है वो ये समझते हैं। सो सबसे पहले इन स्यूट जो ये होता है अपना नेचुरल हैबिट में प्रोटेक्ट करना, लाइक एग्जांपल हमारे नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ स्कैंटेज हो गए, बायोस्फीयर रिवर्स हो गया, बायोस्फीयर रिवर्स हो गया। और जो एक्स स्यूट होते हैं ये नेचुरल हैबिट के बाहर प्रोटेक्ट करना, लाइक जू हो गया, बोटानिकल गार्डन्स हो गए, सी बैंक्स हो गए, ये सब चीज़। अब आता है वाटर पॉल्यूशन एंड सोर्स। तो देखो वाटर सॉल्यूशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी? पानी में हार्मफुल सब्सटेंस के का एंटर हो जाना जिससे क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। देखो वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पानी में हार्मफुल सब्सटेंस एंटर हो जाते हैं जिससे जो पानी की क्वालिटी होती है वो डिग्रेड हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। सोर्सेज क्या है? डोमेस्टिक सवेज लाइक बाथरूम किचन का पानी, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, केमिकल हैवी मटेरियल्स, एग्रीकल्चर रन ऑफ, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ऑयल स्पिल्स, मरीन वाटर में ऑयल, ये सब चीज़ें क्या है जो कि वाटर पॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। इफेक्ट क्या होता है? एक्वेटिक लाइफ मर जाती है, ह्यूमंस को डिसीज, क्लोरा, टाइफाइड, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब आता है डिसाइबल स्केल। सो डिसाइबल स्केल जो होता है इसकी डेफिनेशन क्या है कि साउंड की इंटेंसिटी मेजर करते हैं डेसिमल डीबी स्केल पर। सो साउंड का सोर्स होता है और डीबी लेवल होता है। देखो विस्पर का 30 डीबी होता है, नॉर्मल टॉक 60 डीबी, ट्रैफिक 80 डीबी, रॉक म्यूजिक 110 डीबी, जेट इंजन 140 डीबी। 120 डीबी से परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। ठीक है। अब 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो बायोडिग्रेडेबल का है माइक्रोवेव्स इजिली तोड़ देते हैं, माइक्रोवेव्स को इजिली तोड़ देते हैं, एग्जाम्पल पेपर, किचन वेस्ट और काउ डंग। ठीक है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? माइक्रोवेव्स नहीं टूटते हैं, एग्जाम्पल प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, मेटल्स हो गए, एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट होता है। देखो जो बायोडिग्रेडेबल होता है उसको हम मतलब इजीली ज़मीन पे गाड़ सकते हैं, बट जो जो मतलब तोड़ ताड़ के ये सब कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है उसको हम तोड़ नहीं सकते, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गया। और फिर 60 नंबर पर आता है सॉलिड वेस्ट एंड MSP, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है? सॉलिड मटेरियल जो ह्यूमन एक्टिविटी के बाद बच जाते हैं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है? सिटीज़ का वेस्ट, लाइक फूड वेस्ट, पेपर, प्लास्टिक, कलेक्ट द म्यूनसिपैलिटीज डंपिंग ग्राउंड्स या लैंडफिल्स में डाला जाता है। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें अपना आती हैं सॉलिड वेस्ट एंड म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट पे। ठीक है। एंड 70 नंबर पे फोटोकेमिकल स्मॉग। सो जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है ये जब सनलाइट नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन पे एक्ट करती है तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनते हैं, लाइक ओजोन लेयर। सो ये O3 पे कन्वर्ट होता है, तो ब्राउनिश हैजे होती है, ये ब्राउनिश होता है। एंड इसका जो इफेक्ट है ये आई ट्रेशन, अस्थमा, रिड्यूस करता है विजिबिलिटी अपने, ये सबके इफेक्ट होते हैं। फिर आता है एयर पॉल्यूशन। एयर में हार्मफुल गैसेज या प्रैक्टिकल का होना, देखो एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन मतलब ये है कि एयर में कुछ हार्मफुल गैस या पार्टिकल्स होते हैं जो हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। मेजर पॉल्यूशन कैसे होता है? CO इनकम्प्लीट कंबशन से, SO2 कोल कंबशन से, NOx व्हीकल से, PM पार्टिकुलेट मैटर से। इफेक्ट क्या होता है? जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डिसीज होता है, ये होता है। और एसिड रेन ये। फिर आता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। सो ओजोन लेयर डिप्लीशन। सो ओजोन लेयर क्या होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर होती है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो उसको एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या होता है? CFCs, फ्रीजर्स, ACs ओजोन को तोड़ देते हैं, ओजोन होल्स अंटार्कटिका पर। ठीक है। तो ये हमें प्रॉब्लम होती है। और इसका इफेक्ट क्या होता है? देखो हमें स्किन कैंसर हो सकता है, क्रॉप्स डैमेज हो सकती है और बहुत सारे इफेक्ट हैं इसके। फिर आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो रेन वाटर को कलेक्ट करके ग्राउंड वाटर में रिचार्ज या डोमेस्टिक यूज में स्टोर करना होता है। इसके मेथड क्या होते हैं? रॉक टॉप कलेक्शन एंड रिचार्ज पिट्स, ये 2 मेथड होते हैं, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना। फिर आता है अर्बनाइजेशन कॉजिंग एनर्जी प्रॉब्लम। सो हाउ इट्स कॉज। सिटीज़ में माइग्रेशन, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ट्रांसफॉर्म की डिमांड होती है, लोड स्लेडिंग, पावर कट हो जाता है, ये सारी की प्रॉब्लम्स होते हैं। मोर व्हीकल,
मोर पेट्रोल और डीजल की यूज होता है, ठीक है। फिर आता है ईपीए एंड EIA। सो ईपीए स्टैंड फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने के लिए लॉ बनाया गया था आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। EIA, सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सो हर बिग प्रोजेक्ट, डैम हो चाहे फैक्ट्री हो, के पहले उसका एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी स्टडी की जाती है। तो EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सो ये है इसका जो आंसर है। सो उसका आंसर ये है। एंड आफ्टर दिस द लास्ट क्वेश्चन इज ग्रीन हाउस एंड ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? CO2 CH4 जैसे गैसेस हीट को अर्थ एटमॉस्फेयर में ट्रैप करते हैं। अर्थ बॉम्ब रहती है इनसे, अर्थ बॉम्ब रहती है इनमें। एंड जो होता है, ग्लेशियर सी लेवल राइज हो जाता है, एक्सट्रीम वेदर प्रेशर हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी एंड मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। सो ये वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, एंड मैंने इनको अपलोड किया था। सो आप लोग जाके देख सकते हैं। एंड रिसेंटली में मैंने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के भी इम्पोर्टेंट अपडेट कर दिए हैं। सो प्लीज़ जाके आप लोग इनको भी देखिए। एंड ये वन शॉट वीडियो है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए। एंड आपकी जो डिमांड्स हो सो प्लीज़ कमेंट पे बताइए। तो मैं जो भी आपकी डिमांड्स होगी मैं उन डिमांड्स को पूरा करके वो कंटेंट लाऊंगा। एंड एज यूजुअल जो आप बोलेंगे वही मिलेगा आपको। सो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और अच्छी चीज़ें पढ़ाई मैंने। सो आई होप आप अपना एग्ज़ाम जो EEE का एग्ज़ाम है बहुत अच्छा देंगे। एंड मिलते हैं आफ्टर एग्ज़ाम। सो थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं।